नमस्कार, बातूनी में आपका स्वागत है। इस समय देश में स्वदेशी को लेकर के एक बड़ा अभियान छिड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश मानव स्वदेशी अपनाने में लगा हुआ है और इस समय स्वदेशी को लेकर के स्वदेशी जागरण मंच हर शहर में, हर राज्य में मेले का आयोजन कर रहा है, जिसमें स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज हमारे साथ स्वदेशी जागरण मंच के मेले के सह संयोजक सुशील अग्रवाल जी हैं, जो स्वदेशी को लगातार प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। लंबे समय से इनका काम चल रहा है और स्वदेशी जागरण मंच की क्या भूमिका है, किस ढंग से ये कार्य कर रहा है और ये मेले में किस प्रकार का रिस्पांस इनको मिल रहा है, इन्हीं सब बातों के लिए हम इनके साथ हैं। सुशील जी, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। नमस्कार। ये बताएं कि जो स्वदेशी की प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद मिली और आपका संगठन जो इसमें पूरे जी जान से लगा हुआ है, किस ढंग का रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ की बात की, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच ये थी कि अगर हिंदुस्तान के स्वदेशी प्रोडक्ट को हम लोग बाज़ार में लेके आएंगे तो हमें किसी और देश के प्रोडक्ट की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वदेशी का आह्वान है वो आत्मनिर्भर भारत का आह्वान है और हम लोग जो स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के हर शहर में करीब 100 स्वदेशी मेले करने का हमारा एक प्रयास है और उसी संदर्भ में हमने भोपाल में एक स्वदेशी मेले का आयोजन किया और पहले भोपाल का ये पहला स्वदेशी मेला है। इससे पूर्व भोपाल के आसपास जगहों पर मेला हो चुका है, पर भोपाल में ये पहला मेला है और इस मेले में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत अच्छी संख्या में लोग मेले में आए और साथ ही मेले में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रमों से भी सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और मुझे लगता है कि आप भी अगर समय निकाल के कभी मेले में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मेले में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, जिसका सभी लोग आनंद ले रहे हैं। सुशील जी, 98-97 में जब स्वदेशी आंदोलन बूम पे था, आपको ध्यान होगा कि गोविंदाचार्य भी जब युवा अवस्था में थे और जब गोविंदाचार्य जी ने आंदोलन छेड़ा था तो पूरे देश में स्वदेशी की लहर थी। जो आज जिस ढंग से लहर आप देख रहे हैं उसी समय का माहौल उस समय बना हुआ था। फिर जब एनडीए सरकार आई और एफडीआई को मंजूरी मिली तो स्वदेशी आंदोलन की हवा निकल गई थी। तो किस ढंग से, क्योंकि उस समय भी लोग बहुत उत्साहित थे, आपको ध्यान होगा कि उस समय तो इतने प्रकार के ब्रांड नहीं थे, इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं थी स्वदेशी के लिए काम करने के लिए। लेकिन अब जो है बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो खासतौर पर विदेशी ब्रांड, चूँकि ब्रांड पे भाग रहा है और ब्रांड जो है अधिकतर विदेशी ब्रांड है, तो ऐसे में लगता नहीं कि उनको स्वदेशी के प्रति आकर्षित कर पाना बड़ा कठिन होगा? ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो स्वदेशी हैं और हमारे युवाओं को बड़े पसंद भी आ रहे हैं। हम अगर बात करें खादी की शर्टों का या लेनिन की शर्टों का, जो हमारे हिंदुस्तान का उत्पाद है, और हम आज जो डेनिम की जीन्स पहनते हैं वो डेनिम का कपड़ा हमारे हिंदुस्तान में बनता है और हम लोग उस कपड़े को एक्सपोर्ट भी करते हैं। वो कपड़ा हमारा है, बाहर की कंपनियां उस कपड़े से जीन्स बनाकर अपना ब्रांड नेम लगा देती हैं तो कहा जाता है कि वो विदेशी है, पर वास्तविकता में देखें तो डेनिम हमारा कपड़ा है, खादी हमारा कपड़ा है और लेनिन हमारा कपड़ा है। और जितने भी प्रोडक्ट जो लोगों के युवाओं को जो पसंद आते हैं पहनने में, उसमें से अधिकतर कपड़ा हिंदुस्तान में बनता है। और आप देखिएगा भोपाल में 2-3 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं इस धागे से कपड़ा बनाने की और उसमें बड़े बड़े 2 ग्रुप शामिल हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि हमारे युवाओं की चेतना स्वदेशी के प्रति नहीं है। हर युवा आज अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है और स्वदेशी का आह्वान करता है और वो लोगों को बताता है कि स्वदेशी के फ़ायदे क्या हैं, स्वदेशी उत्पाद के फ़ायदे क्या हैं। सुशील जी, आप बहुत छोटी सी जगह से निकल करके आए और वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो कुटीर, क्योंकि आप शिवपुरी के रहने वाले हैं, शिवपुरी के पिछोर गाँव जो कस्बा है वहाँ के रहने वाले हैं, तो वहाँ भी उस समय जब आप बाल अवस्था में आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, छोटे छोटे उत्पाद होते थे, तो वो उत्पादों को मार्केट नहीं मिल पाता था। तो आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं कि जैसे जो उद्यमी होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उनको प्रोत्साहन देने का क्या प्रयास है आप लोगों का? देखिए, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनके लिए ही हम
जगह जगहों पे मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिससे हमारे सभी छोटे उद्योग के व्यापारी अपने उत्पाद का मेलों में प्रदर्शन कर सकें और मेले में आने वाले लोग उस उत्पाद के विषय में जानकारी प्राप्त करें। शिवपुरी ज़िले में एक बड़ा अच्छा कार्य अभी हुआ है। हम लोग जो एक नेहरू जैकेट जिसको कहा जाता था, हम वो जो जैकेट पहनते हैं, शिवपुरी के बदरवास गांव में उन जैकेटों का निर्माण हो रहा है और आज हिंदुस्तान भर में उस जैकेट की बहुत सारी मांग है और उस जैकेट को शिवपुरी जैकेट के नाम से पहचाना जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग स्वदेशी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और स्वदेशी प्रोडक्ट बन नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा हम लोगों को प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उसको एक ब्रांड नेम देने की आवश्यकता है और हम जब ब्रांड नेम देंगे तो प्रोडक्ट अपने आप में एक नाम बनाकर लोगों के सामने हो जाएगा। अभी हम उसमें ब्रांड नेम नहीं देते हैं तो लोग समझते हैं कि ये एक नॉर्मल कुटीर उद्योग का प्रोडक्ट है और कुटीर उद्योग से बनता है, परंतु उसको एक हम ब्रांड नेम देकर बड़ा कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बदरवास, क्योंकि अभी मैं शिवपुरी था तो शिवपुरी में मैंने उनको रमेश अग्रवाल जी से मेरी मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने बताया कि अडानी और जैसी ग्रुप भी जो हैं बदरवास आ रही हैं और ये जैकेट का काम शुरू कर रही हैं, तो यानी उनसे प्रेरित होकर के बड़ी कंपनियां भी वहाँ पे आ रही हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि बहुत सारी और कंपनीज़ हैं जो वहाँ पे कार्य करना चाह रही हैं। तो निश्चित रूप से जो छोटा सा कार्य था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति, उन्होंने बताया कि हम इसको तो एक्सपोर्ट भी करते हैं और बड़े लेवल पर जो है बाहर ये सामान हमारा जाता है। तो निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही कि यदि प्रॉपर मार्केट यदि किसी चीज़ को मिले तो बहुत अच्छा प्रोत्साहन होता है। तो लेकिन लगता नहीं कि आपको जो आने वाले समय में तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको और अधिक प्रोत्साहित करने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, मैं आपसे बहुत सीधा एक बात करता हूँ कि हमारे यहाँ जो मॉल्स में प्रोडक्ट उपलब्ध हैं उसमें से 80% ऐसा प्रोडक्ट है जो हिंदुस्तान में बनता है। वो कपड़ा है या डेनिम है या ट्राउज़र हैं या लोअर हैं, परंतु उनका जो रॉ कपड़ा जो होता है वो हिंदुस्तान से बनकर बाहर जाता है और बाहर के बड़े बड़े कंपनियां उसका केवल उस कपड़े पर अपना प्रोडक्ट का ब्रांड लगा देती हैं और उस ब्रांडिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, जिससे लोगों के दिमाग में वो ब्रांड बैठ जाता है और उस ब्रांड के कारण ही ये प्रोडक्ट बिकते हैं और लोग उसको विदेशी प्रोडक्ट समझते हैं। पर हम आपसे बार बार ये कहना चाहेंगे कि हम स्वदेश में भी उन कपड़ों का उपयोग करके उसको कन्वर्ट करके और हम हर प्रोडक्ट का एक ब्रांड नेम बनाकर उसको बाज़ार में लाएंगे और उसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार करेंगे तो हमारे को ऐसा लगता है कि हम भी बड़े बड़े ब्रांड के सामने खड़े हो जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही सुशील भाई कि बड़े बड़े ब्रांड के टक्कर में आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये अभी हम जब रमेश जी से बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि भाई साहब हमारा जो नेहरू जैकेट है वो 80 रुपये से लेकर 400 रुपये तक की रेंज का होता है और यानी इसकी जो डिमांड है बहुत ज़बरदस्त ढंग से होती है। और देखिए कि इतने कम मूल्य की जो जैकेट है वो आकर्षक तैयार हो रही है और आपने जैसा कहा कि अब शिवपुरी ब्रांड बन गया है, शिवपुरी जैकेट के रूप में ब्रांडेड, तो निश्चित ऐसा लगता नहीं कि जो इतने कम लागत से जो चीज़ शुरू हुई है और आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी एक स्थान बना ली है, तो इसको और विशेष प्रोत्साहित किया जाए। विशेष तौर पर इसको प्रोत्साहित इसलिए किया जाना चाहिए कि आज आप जैसे बता रहे हैं कि वो 80 और 400 रुपये तक के बीच की जैकेट हमको मिलती है। अगर इसको सही तरीके से मार्केटिंग किया जाए और इसको सही तरीके से बाज़ार में उतारा जाए और जब लोग शिवपुरी की जैकेट को पसंद कर रहे हैं, बदरवास की जैकेट को पसंद कर रहे हैं, और तो इसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी भेजा जा सकता है। बस आवश्यकता है कि एक ब्रांड उसके साथ जुड़ जाए जो हिंदुस्तानी ब्रांड हो और उस ब्रांड से प्रचार प्रसार हो। तो मुझे लगता है कि जो आज 80 और 400 रुपये की जैकेट है वो जैकेट 2000 रुपये 1500 रुपये तक की बिक सकती है और हमारे छोटे कुटीर उद्योग के लोगों को उससे फ़ायदा मिल सकता है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं सुशील अग्रवाल जी से जो स्वदेशी उत्पाद को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और किस ढंग से इसको प्रोत्साहित किया जाए इसके लिए प्रयासरत हैं। और स्वदेशी जागरण मंच जो एक संस्था है संघ की, उसके ये अभी मेला सह संयोजक हैं, इसके साथ ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम इनसे और बात करेंगे क्योंकि सुशील जी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से भी जुड़े हुए हैं, किस ढंग से प्रोडक्ट को और आगे फैलाया जा सकता है ये बहुत गंभीरता से इसको जानते हैं। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सुशील अग्रवाल जी से, जो स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े तो हैं लेकिन देश की विख्यात एडवर्टाइजिंग एजेंसी मध्या के मालिक हैं और उसका ये बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा। शुरुआत इन्होंने बहुत छोटे लेवल पे की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने ब्रांडिंग भी की है और अभी भी बहुत कई कंपनियां हैं जिनके साथ ये एसोसिएट हैं। सुशील जी, ये बताइए कि आपने बहुत अच्छा कहा कि जो स्वदेशी उत्पाद है या छोटे उत्पाद हैं उन लोग, चूँकि आप अच्छे से जानते हैं कि विपणन कैसा हो और उसकी ब्रांडिंग कैसी हो, क्या लगता है आपको कि जो ऐसे छोटी छोटी संस्थाएं, चूँकि आपने तो बहुत अभी हम क्योंकि आपके जो क्षेत्र के प्रमुख हैं केशव जी, उनसे ही मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है चिन्हित कर रहे हैं, जो छोटे छोटे उद्योगों को संचालित कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो उनको चिन्हित किया है, उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं, उनके उत्पाद तो कैसा किया जाए, चूँकि आपने भी उनके साथ जो है लोगों के साथ दौरा किया है, तो ऐसा नहीं लगता कि यदि आपने खाली उन्हीं के कार्य को कर लिया तो जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो कहीं ना कहीं एक दिन पीछे हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक समय ऐसा था कि कोलगेट अपने विज्ञापन में कहता था कि आप जो दंत मंजन उपयोग करते हैं वो नमक और कोयले का आप उपयोग करते हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके दांतों को ख़राब करती है। परंतु आज आप कोलगेट का विज्ञापन देखेंगे तो उनके विज्ञापन में बताया जाता है कि हमारे कोलगेट में नमक है और चारकोल है। तो हमारी जो भारत में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का उपयोग करके विदेशी ब्रांड अपने आप को बड़ा बना रहे हैं और मेरी सोच ये है कि प्रोडक्ट को बड़ा बनाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्टिव लोगो जो प्रोडक्ट के सामने अच्छा नज़र आए उसको बनाकर उस प्रोडक्ट से बस लगा भर दिया जाए और उसका थोड़ा सा पूरे हिंदुस्तान में उसका मार्केटिंग प्लान बनाया जाए, थोड़ा सा उसको उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग का खर्चा किया जाए। मैं मानता हूँ कि एडवर्टाइजिंग का खर्चा बहुत सारे छोटे उद्योग नहीं कर सकते, परंतु मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हम जैकेट की बात कर रहे हैं जो आज 80 से 400 रुपये तक में बिकती हैं, अगर उस पे आप थोड़ा सा मार्केटिंग और प्रचार प्रसार पे पैसा खर्च करेंगे तो वो जैकेट आपकी 1500 रुपये से 2000 रुपये तक के बीच बिकेगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका मार्जिन बढ़ जाएगा और आपका मार्जिन जब बढ़ जाएगा तो आपको खर्च करने में दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह बाज़ार में जो आपने एक और चीज़ देखी होगी कोलगेट के साथ कि कोलगेट का जो प्रोडक्ट है हिंदुस्तान के बाहर जहाँ बिकता है उसमें उसका बड़ा छेद होता है होल का, और हमारे हिंदुस्तान में अगर कोलगेट बेचा जाता है तो उसमें होल छोटा कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट को लोग बहुत ज़्यादा निकालें, जिससे जल्दी वो ख़त्म हो और मार्केट में उसकी फिर से डिमांड आ जाए। तो थोड़ा सा मैं विज्ञापन एजेंसी के मालिक होने के नाते या विज्ञापन एजेंसी का डायरेक्टर होने के नाते इस बात पर तो हमेशा जोर देता हूँ कि प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार और उसके तरीके को इस्तेमाल करना चाहिए। ये खर्चा नहीं है, एडवर्टीज़मेंट करना या प्रचार प्रसार करना खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट को आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। सुशील जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो ब्रांड है, कई बार जब उसकी ब्रांडिंग करते हैं तो प्रोडक्ट यानी एक अपना यह आपको ध्यान होगा कि जो कोलगेट है, कोलगेट का इतना प्रचार हुआ कि जो भी टूथपेस्ट आते थे पहले वो मांगते थे, जब गाँव में कोई भी जाता तो बोले कोलगेट देना, कोलगेट टूथपेस्ट देना। तो ये टूथपेस्ट कोई भी हो तो उसको कोलगेट के रूप से, आपको ध्यान होगा कि निरमा का ऐसा प्रचार हुआ कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कहते हैं कि साहब वो घड़ी निरमा देना, घड़ी छाप निरमा देना। तो यानी ये जो है निरमा अपने आप को, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग इस कदर हुई और लोगों के जहन में इस प्रकार उतर गया कि वो जो ब्रांडिंग का इफेक्ट उस प्रोडक्ट को लेकर, यानी उसका उत्पाद जो है कोई भी उत्पाद हो लेकिन उसको उसी नाम से जाना जाने लगा। देखिए, विदेशी कंपनियों ने क्या किया कि हमारे हिंदुस्तान के कहना चाहिए एक्सपर्ट माइंड को इस्तेमाल किया। जैसे मैं बात करूँगा कि एक छोटा सा शब्द ठंडा मतलब कोका कोला, अब हर बच्चे के ज़बान पर ये शब्द चढ़ गया क्योंकि रेगुलरली जबकि ये शब्द दिया हमारे हिंदुस्तान के पीयूष पांडे जी ने, ऑलरेडी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के डायरेक्टर रहे हैं और साथ में ये जोड़ कभी टूटेगा नहीं, ये फेविकॉल के लिए दिया। तो इस तरह से
ब्रांड बनाने में सारा काम तो हमारे हिंदुस्तान के एक्सपर्ट माइंड ने किया। पंच लाइन जो बनती पंच लाइन हमारे एक्सपर्ट माइंड ने दी, जो लोगों के दिलों तक पहुंचाई। उनका भारी कंपनियों का उद्देश्य भी ये था कि हम कोई ऐसा चीज़ भारतीय लोगों से करवा दें या उनसे कुछ अच्छा पंच लाइन तैयार करवा दें जो पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को भी और शहरी क्षेत्रों को भी समझ में आए और उनके ज़बान पे चढ़ जाए। सुशील भाई, एक बात और बताइए कि ये तो फिर हम आपके कभी व्यक्तिगत इंटरव्यू करेंगे तो जरूर पूछेंगे, लेकिन फिर भी अभी इस इंटरव्यू में ये लगता है कि जो एडवर्टाइजिंग है, क्योंकि जब आप आए थे तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, फॉरेन की कंपनी भी कूद गई थी एडवर्टाइजिंग की लाइन पे, तो कैसे आपके मन में, चूँकि आपकी फील्ड अलग थी, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, तो कैसे इस लाइन पर आप आ गए थे? देखिए कि मैं तो MSc किया हुआ हूँ और साथ में मैंने माखनलाल से जर्नलिज़्म किया है और कई समाचार पत्रों में मैंने शुरुआत में मैंने पत्रकारिता की, उसके बाद मैंने कई समाचार पत्रों में मार्केटिंग की। तो मुझे मार्केटिंग करने के बाद थोड़ा सा मैं क्रिएटिव था, मुझे थोड़ा लिखना अच्छा लगता था और मुझे कई चीज़ों की पंचलाइन लिखना भी मैंने किया। मैंने बजाज ऑटो की एक गाड़ी लॉन्च हुई थी सिटी 100। वो गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी थी, बहुत माइलेज देती थी और बहुत सस्ती गाड़ी थी। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा छोटा सा एक पंच लाइन दी थी कि सोने जैसी गाड़ी और चांदी जैसी कीमत। और उसके बाद मध्य प्रदेश में बजाज सिटी 100 ने अपना एक अच्छा मार्केट पकड़ा था और अच्छे तरीके से बिकी थी। तो ये पंच लाइन लिखना या लोगों तक आपकी बात पहुंचाना, ये करने से आप अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि एडवर्टाइजिंग का काम और विदेशी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो यहाँ आकर अपना मार्केट कर रही हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं, उनसे हम लोगों को अभी कंपटीशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बड़ा पैसा लेके बाज़ार में आती हैं और हम लोग अभी प्रदेश में या हिंदुस्तान में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बाज़ार में नहीं आ पा रहे हैं। पर हम निश्चित तौर पे आगे भविष्य में हमारे मध्य हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसियां जो हैं उनका स्थान लेंगी और अपने आप को साबित करेंगी कि वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं। सुशील जी, अंत में ये बताइए कि जो आपका स्वदेशी मेला चल रहा है, अब अंतिम दौर पे ही है और इसमें मुख्यमंत्री से लेकर के कल राज्यपाल भी पहुंचे थे और लोगों का उत्साह भारी देखने को मिला है, तो इसमें और क्या खासियत है इस मेले की और आगे चल करके और क्या प्लान है आप लोग? ऐसा कोई और अभी ये मेले का भोपाल के लिए पहला साल है और पहले साल में ही हमने 180 स्टॉल वहाँ पर लगाई हैं और उसके साथ साथ हमने फूड जोन लगाया है जिसमें सभी तरह का स्वदेशी व्यंजन मिल रहा है। वहाँ भुट्टा है, वहाँ पर दाल बाफले हैं, सभी तरह के पराठे हैं, जैसे मक्का का पराठा, रागी का पराठा और बाजरे का रोटी, ज्वार की रोटी और यहाँ तक कि मोरिंगा की रोटी तक भी वहाँ मिल रही है। तो ये हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट हैं जो हम लोग वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि विदेश में हमारे मुनगा की फली जो हम कहते हैं, जिससे मोरिंगा पाउडर बनता है, उसको लोग ड्रम स्टिक कहते हैं और उस मोरिंगा के पाउडर से आयुर्वेद के हिसाब से बहुत फ़ायदा होता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है वो। और उस प्रोडक्ट को हमारे हिंदुस्तान से बाहर जाकर भी कई देशों में बेचा जा रहा है, परंतु उसको आइडेंटिटी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं करी। पर अब जैसे डाबर है या आयुर्वेदिक कई और कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट को अब अच्छी ब्रांडिंग करके आगे बढ़ा रही हैं और पतंजलि भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो निश्चित तौर पे ये सारे प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्वदेशी प्रोडक्ट बाहर जाकर वहाँ का पैसा हिंदुस्तान लेके आएंगे, जिससे हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, भारत की GDP की जब बात करते हैं, तो उसमें हमारे साथ ये सहयोगी बनेंगे। जैसे कि स्वदेशी को लेकर के देश भर में एक बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर मेले का आयोजन किया जा रहा है और स्वदेशी उत्पाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे साथ आज मौजूद थे स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए उनके वरिष्ठ सदस्य सुशील अग्रवाल जी। सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस ढंग से मेला कार्य कर रहा है और आगे की क्या रणनीति होगी। दोस्तों, कल फिर एक नए शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी और नए विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।